हेलो एवरीवन, इस वीडियो में गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन में ले रहा हूँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन में आप देखोगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इवैल्यूएट करेंगे ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट शीट। हमारे पास एक इन्फानाइट शीट होगा जिस पे यूनिफॉर्मली हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा और उसी चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से अब हम स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को इवैल्यूएट करेंगे। डायग्रामेटिकली जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक शीट लिया हुआ है और ये शीट पे चार्ज मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब भी आप फील्ड का डायरेक्शन दिखाओगे इट विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपके चार्ज सरफेस से एट अ 90 डिग्री एंगल ऑरिजिनेट होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस ऑफ फोर्स में भी हमने ये पढ़ा था कि जो लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास होती है वो ऑरिजिनेट करती है फ्रॉम अ कंडक्टर एट राइट एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी जाके मैं यहाँ, आप देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपके इस शीट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा और कोई एंगल नहीं बना सकता है, सिर्फ यहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो होपफुली कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा अभी तक। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्योंकि जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं हमें एक गॉसियन सरफेस लेना होता है। प्रीवियसली हमने एक वीडियो में टाइप्स ऑफ सिमेट्री, उस वीडियो का नेम है, अगेन मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेस कर दूंगा। आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री में मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास प्लेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वहां आप एक बॉक्स ले सकते हो एज अ गॉसियन सरफेस, या आप वहां पर एक सिलेंडर या कैपिलरी ट्यूब ले सकते हो एज अ गॉसियन सरफेस, और उसको आप पेयर्स करते हो अपने फ्लैट सरफेस के थ्रू। और जब आप पेयर्स करते हो अपने गॉसियन सिलेंडर को उस फ्लैट सरफेस के थ्रू, आप देखते हो कि आपके गॉसियन सिलेंडर में कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज्ड आ जाता है। अब यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये सिलेंडर मैंने यहां पर पास किया हुआ है इसी फ्लैट सरफेस के थ्रू, इसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थिन शीट जो आपके पास है यहां पे, जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हो कि सिलेंडर इसके थ्रू पियर्स कर रहा है और मैंने यहां सिमेट्री का भी ख्याल रखा है। आप देख सकते हो कि इस साइड से अगर आर मेजरमेंट सिलेंडर बाहर है उतना ही यहां पर सिलेंडर आप देख सकते हो पीछे बैक साइड पे आर है। दैट मीन्स जितना फील्ड यहां पर होगा उतना ही फील्ड यहां पर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे ई है, यहां पर भी ई होना चाहिए बिकॉज ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ फ्लैट सरफेस के थ्रू बाहर आएगा, कर्व्ड सरफेस के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ सकता है। अब रीजन क्या है, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री होगा ना विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। आप देखोगे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सारी की सारी इस फ्लैट सरफेस के थ्रू चली जाएगी, कोई भी इसके थ्रू नहीं चली जाएगी कर्व्ड सरफेस के थ्रू। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके सरफेस के थ्रू जाएगी वो फिर एक एंगल बनाएगी आपके सरफेस के साथ अदर देन 90 डिग्री, जो कि परमिसिबल नहीं है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे आपको डाउट नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं कुछ पॉइंट्स को। पहला पॉइंट मैंने ये कहा कि हमने एक गॉसियन सिलेंडर लिया, जितना गॉसियन सिलेंडर आगे की तरफ होगा उतना ही गॉसियन सिलेंडर पीछे की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगा। तो इसमें कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर मैंने ये कहा कि जो गॉसियन सिलेंडर अब आपको दिख रहा है ये कुछ ना कुछ चार्ज यहां पे एनक्लोज कर रहा है, ये कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा, ये डिफरेंशियल चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा, यही आपका क्यू एनक्लोज्ड है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो गॉसियन सिलेंडर आपने लिया बहुत ही छोटा लिया, तो जो फ्लक्स यहां पर इस सिलेंडर से बाहर आ रहा होगा वो डिफरेंशियल फ्लक्स होगा। दैट मींस इस प्रॉब्लम में हम डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो दैट मींस स्टेप नंबर 1, अगर हम पहले बात करें गॉस लॉ की, गॉस लॉ में हम बोलते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, फिर हम इसको लिखते हैं इट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट इस वक्त जो आपका यहां पे चार्ज एनक्लोज हो रहा है वो डिफरेंशियल चार्ज है, डिफरेंशियल चार्ज की वजह से डिफरेंशियल फ्लक्स होगा। दैट मीन स्टेप नंबर 2, अगर मैं डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करूं, डिफरेंशियल फ्लक्स आपके पास डिफरेंशियल चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बहुत आसान है। दैट मींस इस प्रॉब्लम में हम डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करेंगे, कंप्लीट फ्लक्स की बात नहीं होगी, क्योंकि अगर हम कंप्लीट फ्लक्स की बात करें फिर हमें यहां वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लेना है, यहां वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर तो हमें एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे लेना है। बट मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रॉब्लम को बहुत आसान बनाने के लिए मैंने एक यहां पर स्मॉल एरिया का गॉसियन सिलेंडर ले लिया, उसी को पियर्स किया जिसमें डिफरेंशियल चार्ज यहां पे फंस गया। अब यहां पर जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इन सरफेसेस के साथ, कर्व्ड सरफेस के साथ कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है, इन छोटी
सरफेसेस के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा दैट विल बी डिफरेंशियल फ्लक्स। अब यहां पर मैंने थोड़ी सी नेमिंग की है, आप देख सकते हो कि ये सरफेस डिफरेंशियल सरफेस DS1 है, ये वाला सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर बहुत पतला है। आपने कैपिलरी ट्यूब देखा होता है और आपको पता है कि कैपिलरी ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत छोटा होता है, आप उसको बोल सकते हो दैट इज द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप देख सकते हो कि एक मैंने DS1 लिया है, दूसरा साइड मैंने DS2 लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी स्टाइल में बाहर निकलेगा। दैट मींस आप देख सकते हो यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर आप इस फ्लैट सरफेस का, सिलेंडर के फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ही डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। कहने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। वैसे ही यहां पर भी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में अब आप एरिया वेक्टर भी ड्रॉ करोगे, क्योंकि फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो, यहां पर भी आपका एंगल किसके बराबर? 0 के बराबर। अच्छा, डिफरेंशियल फ्लक्स की बात करते हैं। मैं बोल सकता हूं कि आपके पास जो डिफरेंशियल फ्लक्स होगा इट विल बी E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर। दैट मींस कुछ फ्लक्स यहां से बाहर आ रहा होगा, प्लस कुछ फ्लक्स यहां DS2 से भी बाहर आ रहा होगा ना, तो प्लस मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस, हम डिफरेंशियल फ्लक्स की ही बात कर रहे हैं, कुछ फ्लक्स यहां से आ रहा है, कुछ फ्लक्स यहां से निकल रहा है, कर्व सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है। और जब आप इन तीनों फ्लक्सेस को एडअप करोगे तो आपको सिंपली पता चलेगा कि गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सिलेंडर से टोटल फ्लक्स का कितना बाहर आ रहा है। और वो टोटल फ्लक्स आपका कुछ नहीं, वो डिफरेंशियल फॉर्म में ही आपका छोटा सा फ्लक्स है। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा, ये जो छोटा सा फ्लक्स है ना, ये टोटल फ्लक्स जो आपके गॉसियन सरफेस से बाहर आ रहा है। और आप इस छोटे से फ्लक्स को आप फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा फ्लक्स यहां से इस सरफेस से बाहर आ रहा है, थोड़ा सा फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आ रहा है, कोई भी फ्लक्स आपकी कर्व सरफेस से बाहर नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पे प्लस लिख रहा हूं E वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, और फिर प्लस मैं लिख सकता हूं E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, मगर ये कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। इट इज इक्वल टू, अच्छा, Q एनक्लोज्ड आपका DQ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप जरा देख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू कोई भी फ्लक्स बाहर नहीं आ रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका 0 होगा। मैं इसको लिख सकता हूं फोर्थ स्टेप में, आपका E अपनी जगह पे है, DS1 की जगह पर मैं DS लिख सकता हूं, क्योंकि सिलेंडर में जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा ना। दैट मींस अगर ये वाले पार्ट को मैं DS मान लूं, इस वाले पार्ट को भी क्या मानना पड़ेगा? DS मानना पड़ेगा। दैट मींस DS1 और DS2 बराबर बराबर है, सेम सेम है। दोनों की जगह पर क्या लिख सकता हूं? मैं DS लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर EDS लिख दिया और cos ऑफ 0 डिग्री आ जाएगा। फिर प्लस अगेन आपके पास यहां पर EDS cos ऑफ 0 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा होगा, DS2 की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? मैंने DS लिख दिया। इट इज इक्वल टू डिफरेंशियल चार्ज आपका DQ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास आएगा ट्वाइस DS। फिफ्थ स्टेप, आपको पहले ही पता है कि cos 0 1 के बराबर होता है, cos 0 1 के बराबर होता है। EDS प्लस EDS आपका आ जाएगा ट्वाइस EDS, तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पे ट्वाइस EDS, एंड इट इज इक्वल टू DQ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस DQ वाले पार्ट को थोड़ा सा टैकल करते हैं। आपको पहले ही पता है कि जब आप एक सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हो, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है बाय डेफिनेशन आप लिखते हो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं वो डिफरेंशियल चार्ज है, और डिफरेंशियल चार्ज आपके डिफरेंशियल एरिया में एनक्लोज हो रहा है। आप देख सकते हो ये डिफरेंशियल चार्ज यहां पर एक डिफरेंशियल एरिया में एनक्लोज हो रहा है, और ये डिफरेंशियल एरिया DS ही तो है ना, ये डिफरेंशियल एरिया DS ही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो डिवाइडेड बाय DS, या मैं ऐसे बोल सकता हूं, और आप DQ को इवेलुएट कर सकते हो सिग्मा DS के स्टाइल में। तो आपका जो DQ होगा इट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स DS। अब आप क्या कर सकते हो, आपको DQ का वैल्यू मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर दो। लास्ट स्टेप, तो सेवेंथ स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्वाइस E DS इट इज इक्वल टू DQ की जगह पर क्या आएगा? सिग्मा टाइम्स DS डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको पहले ही पता है कि DS एंड DS ये तो सेम सेम है, कैंसिल एक दूसरे को कर देंगे। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 8th स्टेप आपके पास ट्वाइस E जो है इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंड अगेन ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
अगेन ये क्या आपके पास है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये रिजल्ट जो है डिराइव करते करते आपको तो समझ में आ गया, हाँ रिजल्ट मिल रहा है, बट इसको आप परसीव अच्छे से नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट यहां पर इस सरफेस के नजदीक लूं, इतना ज्यादा चार्ज जो है इसके सामने एक पॉइंट रख दो, तो यहां पर आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां ज्यादा होना चाहिए, और अगर आप दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए, क्योंकि आप जितना इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नजदीक होंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना आप दूर चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होना चाहिए था। ये आप अपनी जगह पे एज्यूम करोगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके नजदीक आप हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए था, और जितना आप दूर चले जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए था। मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिग्मा आपका कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है। जब भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना कांस्टेंट्स को, आपको क्या मिलता है? आपको कांस्टेंट ही मिलता है। दैट मींस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आर। ये तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इस आर पे यहां पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दैट मींस अगर मैं गॉसियन सिलेंडर बड़ा लेता या गॉसियन सिलेंडर और छोटा लेता, फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे फिर भी आंसर यही मिलता। दैट मींस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना यहां पे होगा। आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है, नजदीक रहोगे वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। रिजल्ट को अच्छे से स्टूडेंट्स परसीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे उसमें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा डायग्रामेटिकली कि क्यों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है। इवन दो लगता तो ये है कि यहां जितना नजदीक हम रहेंगे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज्यादा, और जितना हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होना चाहिए। ये हमें लगता है, बट ऐसा नहीं है। इक्वेशन हमें कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नजदीक होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा जब आप दूर चले जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल यहां पे ड्रॉ करूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोफाइल क्या होता है एक इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से, चार्ज शीट की वजह से। जेई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। अब देख लो यहाँ पे आर ये आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास है। आपको पहले ही पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपके पास के कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है आपको, ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि आर चेंज हो रहा है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है सिग्मा बाई 2i एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा सिंपली आपके सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है। जितना ज्यादा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना स्पेस में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो जब हमने लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था वहां पर हमने कहा था कि, या डाइपोल वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने कहा था डाइपोल को प्लेस कर दो यूनिफॉर्म फील्ड में। यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट कौन करेगा? ये शीट जनरेट करेगा। दैट मीन्स एक फ्लैट शीट पे जब आप चार्ज बिछाते हो वहां पर यूनिफॉर्म फील्ड स्पेस में क्रिएट हो जाता है, तब आप सिंपली लाइंस ऑफ फोर्स जो ड्रॉ करते हो वो आप पैरेलल ड्रॉ करते हो। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहां लिख सकते हो कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेज़्ड टू द पावर 0। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे मत डिपेंड करता है तब R रेज़्ड टू द पावर 0 आता है। तो होपफुली किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा परसीव करने की कोशिश करेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे सेम कैसे। इक्वेशन वाइज तो समझ में आ गया, सेम होना है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना यहां पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा, बट डायग्रामेटिकली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।